नमस्कार। आज बात करते हैं डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की कविताओं की और उनको समझने की कोशिश करेंगे एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से। कभी सोचा है कि एक नदी जो बस बहता हुआ पानी है, वो किसी कवि की पूरी जिंदगी और उसकी आवाज कैसे बन सकती है? तो यही वो दिलचस्प सवाल है जिससे हम शुरुआत करेंगे। आखिर एक नदी किसी इंसान की जिंदगी की कहानी भला कैसे लिख सकती है? ये सवाल ना डॉक्टर प्रधान की कविता के बिल्कुल केंद्र में है, और इसका जवाब वो हमें मिलता है उनकी जिंदगी के एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अहम हिस्से में। इस कहानी को समझने के लिए ना हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल था 1974। एक ऐसा वक्त जब एक नौजवान कवि की जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी कुछ ऐसी है उस रात की। सोचिए, गर्मी की एक शाम थी और दो नौजवान पैदल ही निकल पड़े। चलते चलते देर रात को वो पहुंचे विशाल महानदी के एकदम सुनसान तट पर। चारों तरफ सन्नाटा और ऊपर चांदनी रात। और इसी रात में उन्हें ये नदी पार करनी थी। पहले तो एक छोटी पतली सी धारा थी, लेकिन फिर आई असली चुनौती। अपने कपड़े सिर पर उठाए और कूद पड़े नदी के तेज बहती मुख्य धारा में। तैरकर उसे पार किया। कितना जोखिम भरा सफर रहा होगा, है ना? लेकिन वो थके हारे ही सही दूसरे किनारे पर पहुंच ही गए। समीक्षक निर्भय गुप्ता, जो उस रात उनके साथी थे, वो लिखते हैं, कवि को नदी की धार पर विश्वास था कि धारा हमें बहाकर नहीं ले जाएगी। सोचिए, ये कितना अटूट विश्वास रहा होगा। यही भरोसा उनकी कविता का मूल है। एक ऐसा भरोसा जो सिर्फ गहरे अनुभव से ही आ सकता है। महानदी के साथ यही जो गहरा, जिंदगी बदलने वाला रिश्ता था, वही डॉक्टर प्रधान के पहले काव्य संग्रह महानदी की प्रेरणा बना। मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उस एक रात के अनुभव का, उसकी भावनाओं का एक काव्यात्मक विस्तार है। चलिए देखते हैं कि वो अनुभव शब्दों में कैसे ढला। कवि खुद इस रिश्ते को इन शब्दों में बयां करते हैं। महानदी, तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। कितना सीधा और गहरा सच है इन पंक्तियों में। इसका मतलब है कि महानदी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि उनकी आवाज है, उनकी अभिव्यक्ति का जरिया है। उसके बिना कवि के पास कहने को जैसे कुछ है ही नहीं। और इस संग्रह में महानदी सिर्फ एक नदी नहीं रहती, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक, एक मेटाफर बन जाती है। ये जीवन के लगातार बहते रहने का प्रतीक है। सभ्यता और संस्कृति को अपने साथ बहाकर ले जाने वाली एक शक्ति है, और साथ ही जीवन देने वाली और सब कुछ तबाह कर देने वाली, दोनों ताकतों का एक ही चेहरा है। इस संग्रह की इमोशनल डेप्थ देखिए, इन पंक्तियों में साफ झलकती है। जहां कवि अपनी माँ के आखिरी पलों को याद करते हैं। जब वह ली होगी आखिरी सांस, खोजी तो होगी हमको, नहीं थे कोई उसके पास। ये पंक्तियां उस दर्द और उस निजी जुड़ाव को दिखाती हैं जो उनकी कविता को इतना मार्मिक, इतना दिल को छूने वाला बनाती हैं। लेकिन देखिए, उनकी कविता सिर्फ निजी एहसासों तक ही सीमित नहीं है। डॉक्टर प्रधान समाज और राजनीति पर भी बहुत तीखा कटाक्ष करते हैं। एक कविता में उन्होंने राजनीतिक पाखंड पर क्या खूब लिखा है कि कैसे एक नेता दूसरे को चोर कहता है और फिर दूसरा नेता पलटकर उसे ही चोर कहता है। और जनता इस सबसे अनजान है। उसे पता ही नहीं कि ये दोनों एक दूसरे की सच्चाई बखूबी जानते हैं। कवि का मानना है कि ये जो नाटक चल रहा है ना, ये एक दिन लोगों के सामने बेनकाब होकर ही रहेगा। अच्छा, महानदी के व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकारों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रधान का दूसरा संग्रह हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है। इसका नाम है करुण काल, यानी शोक से भरा हुआ युग, जो हमारे आज के समय के दुख और सामाजिक गिरावट को बहुत ही गहराई से दिखाता है। तो ये करुण काल आखिर है क्या? देखिए, ये शब्द सिर्फ कोविड-19 महामारी के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि ये उस पूरे समकालीन दौर के लिए है जिसमें हम जी रहे हैं, जहां सामाजिक कलह है, नैतिक पतन है और इंसान एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। ये हमारे समय का एक आईना है। इस संग्रह में परिवार को लेकर भी बहुत ही आत्मीय, बहुत पर्सनल कविताएं हैं। कवि अपनी माँ की अनुपस्थिति और पिता की मौजूदगी पर सोचते हैं। वो महसूस करते हैं कि माँ की कमी तो थी, लेकिन वो कमी पिता के जाने के बाद और भी ज्यादा खलने लगी। वहीं पिता की मौजूदगी एक शांत बहते हुए झरने की तरह थी, जो पूरे परिवार को, सारे रिश्तों के जाल को एक साथ बांधे हुए थी। ठीक वैसे ही जैसे कोई लेखक अपने शब्दों से एक पूरी दुनिया रच देता है। आपको पता है, करुण काल संग्रह में 19 कविताएं
पूरी 19 कविताएं कवि ने अपने पिता को समर्पित की हैं। बस इस एक संख्या से पिता पुत्र के रिश्ते की गहराई और उसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां अतीत और वर्तमान दोनों आकर एक हो जाते हैं। ये एक बेटे के वो अनकहे शब्द हैं जो एक पुल के जरिए हमारे सामने आते हैं। संग्रह की आखिरी कविता में कवि, जो अब उम्र में बड़े हो चुके हैं, महानदी पर बने एक नए आधुनिक पुल से अपने गांवों को देखते हैं और उन्हें अपने बीते दिन याद आते हैं। वो याद करते हैं कि कैसे सालों पहले वो उसी डूबते हुए सूरज को देखा करते थे। देखिए, उनका वो जोखिम भरा अतीत और ये आधुनिक वर्तमान दोनों यहाँ आकर कैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर प्रधान की पूरी कहानी, उनकी पूरी कविता महानदी ने ही लिखी है। उनका एक एक शब्द नदी की धाराओं में गूंजता सा लगता है। और ये बात हमें भी सोचने पर मजबूर करती है कि हर इंसान की कहानी शायद किसी न किसी खास जगह, किसी लैंडस्केप ने लिखी होती है। आखिर वो कौन सी जगहें हैं जो हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा बन जाती हैं? ये सवाल सोचने वाला है। मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी तथा करुणकाल की समीक्षा निर्भय गुप्ता द्वारा। समीक्षक का परिचय। निर्भय गुप्ता, जन्म 16 नवंबर 1955, शिक्षा एमए संस्कृत बीटीआई, व्याख्याता के पद से सेवानिवृत्ति उपरांत निवास ग्राम लिंजीर, लोहर सिंह, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र साहित्य सेवा, छुटपुट लेखन एवं कृषि कार्य, राष्ट्रीय स्तर के संकलनों में सहयोग, संकलनों, रचनाएं, कविताएं प्रकाशित, सम्मान व उपलब्धियां, निखिल शिखर शिरोमणि अलंकरण सम्मान दुर्ग, काव्य रंगोली साहित्य भूषण सम्मान खीरीन यूपी, काव्य शिरोमणि रवींद्रनाथ टैगोर स्मृति सम्मान, काव्य सम्राट हरिवंश बच्चन स्मृति सम्मान जलंधर, राष्ट्रीय उत्कृष्ट अभिव्यक्ति विद श्री सम्मान, प्रजातंत्र का स्तंभ गौरव सम्मान टोहाना हरियाणा, अटल साहित्य रत्न सम्मान, हिंद देश रत्न सम्मान, लाल बहादुर शास्त्री साहित्य रत्न सम्मान, चारू साहित्य संस्थान द्वारा चारू साहित्य सम्मान, नेपाल सरकार से प्रशंसा पत्र आदि। राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक मंचों में। समीक्षा का वाचन। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ के पूर्व प्रोफेसर, हिंदी विभागा अध्यक्ष, पूर्व प्रभारी प्राचार्य तथा शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ अध्ययन मंडल हिंदी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में विश्व हिंदी अधिष्ठान के संस्थापक संयोजक के रूप में साहित्य सेवा में समर्पित है तथा अधिष्ठान के उद्देश्यों के अनुरूप संगोष्ठियों के आयोजन, पुस्तक प्रकाशन, पीएचडी शोधार्थियों का समुचित मार्गदर्शन आदि महत् उद्देश्यों के अनुरूप सक्रिय हैं। ये कार्य साहित्य के क्षेत्र में गौरवशाली है। वरिष्ठ कवि प्रधान जी के काव्य संग्रह महानदी तथा करुकाल साहित्य जगत की अनुपम उपलब्धि है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए सहायक सिद्ध होगी। ये संग्रह आज के उपेक्षित, शोषित, पीड़ित समाज की अंधेरी गलियों के प्रकाश स्तंभ है। मानवीय चेतना के पृष्ठभूमि पर संवेदना को तरंगायित करने वाली उद्दधि हैं ये संग्रह। दोनों ही कृतियां प्रतीकात्मक रूप से जीवन की गहराइयों तक सहज संप्रेषणीय हैं। महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ के सिहावा की पहाड़ियों से निकलकर महासागर तक की यात्रा तय करती है, करती आ रही है, करती रहेगी निरंतर भवसागर की निरंतरता को प्रकट करती हुई। महानदी चित्रोत्पला गंगा भी कहलाती है, जिससे कवि का बहुत ही गहरा रिश्ता है। नदी की धाराओं पर कवि का अटूट विश्वास है। कवि दृढ़ निश्चयी है और साधनों का अभाव उसे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा नहीं डाल सकता। इस बात को मैं एक घटना के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिसका मैं चश्मदीद गवाह ही नहीं, हमसफर भी हूँ। कवि के महानदी संग्रह का नाम सुनते ही मुझ में उस रात की यादें ताज़ा हो गई, जब मैं युवा कवि मीनकेतन प्रधान जी के साथ मेरे गांव लिंजीर से 20-25 किलोमीटर दूर खेत मेड़ के रास्ते से उनके गांव लिप्ती के लिए शाम 6 बजे पैदल ही निकल पड़ा था। ये बात सन 1974 के गर्मी महीने की है, शायद मई के शुरुआत में। मैट्रिक की परीक्षा खत्म होने के बाद वे हमारे गांव अपने एक रिश्तेदार के घर आए थे। मैं ये दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि इस कवि का युवा मन जिसे ठान लेता है उसे करके ही दिखाता है। उसकी जिद के आगे मैं ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। मेरे गांव से पगडंडियों पर चलते हुए जिराड़ी सिराड़ी से कुछ आगे बालपुर गांव के पास महानदी की रेत पर कदम पड़ते रात के लगभग 10 बज चुके होंगे।
3-4 किलोमीटर चौड़ी नदी के पाट पर चारों ओर सुनसान और निखालिस ढेर ढेर रेती। कोई जीव जंतु कहीं नहीं थी, तो बस अल्हड़ चांदनी रेती की ढेरियों पर मचलती हुई हमें आगे खींचे जा रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था। ऊपर से चांद तारे हमको देख रहे होंगे, मगर उनको देखने की हमें फुर्सत नहीं थी। बालू में धंसते पैर मन के मुताबिक आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, फिर भी हमारी उमंग में कोई कमी नहीं। जालों से मछली फंसाने वाले मछुआरे नाविक अपने अपने घर जा चुके थे, जिनके भरोसे हम यहाँ तक आ पहुँचे थे। इतनी रात को भला कौन रहता वहाँ? वैसे भी गांव में उस जमाने में लोग सूर्यास्त के बाद भोजन कर जल्दी सो जाया करते थे। उस समय के हालात आज से बहुत अलग थे। आज जैसे मोबाइल आदि की तो कल्पना नहीं की जा सकती थी। तब ज़्यादातर पैदल ही आना जाना होता था। बीच नदी में हमारे पास कोई उपाय नहीं था, मगर आगे तो बढ़ना ही था। नदी के इस छोर की पतली धार पार करके जब लिपटी तट की धार के पास पहुंचे तो हमने देखा नदी कुछ गहरी थी और बहाव तेज था। मुझे याद है मीनकेतन जी के चेहरे पर कोई डर भय या सिकन नहीं था। ये जलधाराएं शायद उनकी जानी पहचानी थी, जहां बचपन से वे खेलते कूदते कई बार आर पार हुए होंगे, मगर मेरे लिए तो ये पहली बार था। सो हम नदी में धंसे। बीच धार में करीबन 20-30 मीटर की चौड़ाई तक हम दोनों एक हाथ में कपड़ा ऊपर उठाए दूसरे हाथ से तैरकर किसी तरह बहते बहाते अमरूद बगीचे के उस किनारे टेंडा पाटी के सहारे पहुंचे। तब मेरे हाथ थामकर नदी से बाहर मुझे खींच निकाले थे मीनकेतन जी ने। उस समय वे 16-17 साल के थे, मैं उनसे 2 साल बड़ा। यानी नदी की धार पर कवि को विश्वास था कि धारा हमें बहाकर नहीं ले जाएगी। किसी तरह गंतव्य तक पहुंचने में सफल हुए। ये दुस्साहसिक और बहुत रिस्की था। इसके पहले मुझे ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था, और ना ही जीवन के इन 69 वर्षों में कभी ऐसा वाकया हुआ। आज सोचता हूं तो अजीब सा लगता है। कवि के बुलंद हौसले और इरादों को मैं तब से जानता हूं। मैं केवल प्रोफेसर कवि नहीं, एक सामाजिक चेतना का भी व्यक्तित्व है, जो क्षेत्र में नदी किनारे बसे गांवों को बाढ़ से सुरक्षा, किसानों के लिए शक्कर कारखाना, तत्समय उच्च शिक्षा के लिए शासकीय अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना, अन्य सामाजिक कार्यों से भी शिद्दत से जुड़ा रहा है। ये उसके व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष है। इससे पता लगता है कि वह अपनी रचनाओं में जो कुछ कह रहा है वह सब उसका जिया और भोगा गया सच है। उसके पास काल्पनिकता की गुंजाइश कम है। इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुझे लगता है महानदी पार करने वाली 1974 की उक्त घटना इस महानदी संग्रह का पूर्वाभ्यास था। एक ऐसी पृष्ठभूमि जहां कवि के किशोर मन में कविताएं अंकुरित हुई होंगी। तुकबंदी वे दब से ही करने लगे थे। यह कहूं तो बात 100% सही होगी कि कवि मीनकेतन जी की कविताएं महानदी की देन है। उन्होंने कहा भी है, महानदी मेरे जीवन का पर्याय है। कवि बचपन से ही नदी की धाराओं से परिचित था। एक किनारे कवि का युवा मन और दूसरे किनारे छायावाद के प्रणेता पद्मश्री मुकुटधर पांडे की जन्मस्थली गांव बालपुर का होना कवि के मन को निश्चित ही प्रभावित किया होगा। जब कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक निर्झरिणी में पांडे जी की कविता किंशुक कुसुम पढ़ी गई होगी। पांडे जी का जीवन परिचय पढ़कर पड़ोसी होने का गर्व अनुभव किया होगा। तब की कविताएं प्रधान जी को आज भी याद है। महानदी संग्रह में बतौर भूमिका अपनी बात में उन्होंने इन सब का उल्लेख भी किया है। यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि 1984 में अपने पीएचडी शोध कार्य के दौरान प्रयागराज में कवित्री महादेवी वर्मा से मिलकर कवि का युवा मन आनंदित हो उठा था। इसका रुचिकर संस्मरण प्रधान जी ने छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे ग्रंथ में लिखा भी है। महादेवी जी से भेंट कर साक्षात्कार की तरह वार्तालाप करने का गहरा प्रभाव कवि पर पड़ा। अपनी संस्मरण में बचपन से प्रवासी पक्षियों को महानदी में प्रतिवर्ष देखने का भी जिक्र उन्होंने किया है। उनके द्वारा कोरोना काल में 28-29 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन भी छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे विषय पर किया गया था। इस विराट ऑनलाइन आयोजन में मैं सहभागी था। इस आयोजन के तारतम्य में प्रकाशित उक्त ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है। महानदी संग्रह में वर्णित नदी केवल नदी नहीं, ये सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब है। देखिए, संग्रह की पहली कविता महानदी की प्रारंभिक पंक्तियों में कवि कहता है, महानदी तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। तुम्हारी इन जलधाराओं में जाने कितने रंग रूप है। जिंदगी के लगातार बह रही तुम नदी हो, महानदी हो। कवि की भाषा सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण और भावगम्य है। नदी जीवनदायी है, वहीं उसका रौद्र रूप का वर्णन भी प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का परिचायक है।
बाढ़ में एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक रस्सी के सहारे लटक कर कवि पहुंचता है। ये दृश्य वास्तविक घटना पर आधारित है। नदी की धारा की तरह जिंदगी कभी कोई ठहराव नहीं, ये जीवन के निरंतर संघर्ष का संकेत है। कवि नदी को समुद्र का लघु आकार मानकर उसके भीतर जीवन के रहस्यों को समझने बूझने की कोशिश करता है। इन पंक्तियों में देखिए, समुद्र का लघु आकार बचपन से देखता मैं, तुम्हारे भीतर छिपे रहस्यों को समझने बूझने की कोशिश करता, कभी सुबह, कभी दोपहरी तो कभी देर ढलती सांझ रात तक। नदी की तरह ही हमारी सभ्यता संस्कृति पारंपरिक है और यही हमारी पहचान है। नदी की तरह हमारी कितनी पीढ़ियां प्रवाहित होती आ रही हैं। कवि के शब्दों में, इसी तरह जाने कितनी पीढ़ियां तुमसे होकर गुजरी, प्रवाहित हो गई, हर सभ्यता संस्कृति की जान हो तुम, हमारी पहचान हो तुम, नदी महानदी हो तुम। महानदी संग्रह में कुल 77 कविताएं हैं। पहली कविता उक्त महानदी शीर्षक से है, जिसमें जीवन के प्रकृतिजन्य उठते गिरते पहलुओं पर कवि ने अपना अनुभव व्यक्त किया है। कवि के लिए जन्मदात्री माँ और महानदी में कोई अंतर नहीं, इसलिए संग्रह में महानदी शीर्षक कविता के ठीक बाद कविता क्रमांक 2 से क्रमशः माँ शीर्षक की 5 कविताएं हैं, जिसमें माँ का वात्सल्य, प्रेम, विविध रूप और माँ के अंतिम समय का मार्मिक चित्रण है। स्वयं की अनुपस्थिति में बच्चों की पढ़ाई की खातिर दूरस्थ रही माँ की मनोदशा का चित्रण दृष्टव्य है। जब वह ली होगी आखिरी सांस, खोजी तो होगी हमको, नहीं थे कोई उसके पास, कैसा लगा होगा उसे। बच्चों की छींक से टूट जाती थी नींद जिसकी, अचानक छूटी होगी दुनिया, पुकार भी लगाई होगी जोर से, वह पुकार जो सुनी नहीं गई, गूंजती है अक्सर मेरे कानों में। इसी प्रकार महानदी के माध्यम से विविध विषयों पर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकृतियों का यथार्थ चित्रण भी इस संग्रह में हुआ है। पता शीर्षक कविता में देखिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर कितने कम शब्दों में चारित्रिक अवमूल्यन का सटीक अंकन किया गया है। ये उसे चोर कहता, वो इसे, पता दोनों को है एक दूसरे के बारे में, सिवाय जनता के। यह नाटक आज नहीं तो कल पहचानेंगे लोग, अब की बार पर्दा न गिरेगा, न उठने दिया जाएगा, तय करेंगे लोग। इसी प्रकार पलड़ा, विकास, दुनिया आदि कविताएं सामाजिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को प्रश्नांकित करती हुई देश के विकास की चिंता को रेखांकित करती हैं। ये प्रेरक कविताएं हैं। इनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था पर धारदार व्यंग्य है। जुगाड़ शीर्षक से ऐसी 11 कविताएं हैं जिसमें अलग अलग स्तर पर व्यंग्य है। ये कविताएं आदर्श चरित्र की जरूरी मांग करती हैं। तीखे व्यंग्य की एक बानगी देखिए। होता कभी जब बवंडर, जवाबदेही किसी की नहीं, ठीकरा फोड़ते किसी और पर, छल बल जिसका होता जुगाड़, सारा हो जाता। संग्रह के अंत में कुर्री 1, 2, 3 शीर्षक की कविताएं हैं जो पारंपरिक सरसी छंद में है। कुर्री शीर्षक से पद्मश्री मुकुटधर पांडे जी की बहुचर्चित छायावादी कविता का स्मरण होता है। प्रधान जी की ये तीनों कविताएं सहोदरी काशी संग्रह 2024 में प्रकाशित हुई थी। कुर्री 1 में कोविड काल की भयावह दशा से लेकर चंद्रयान तक की बात बिल्कुल आधुनिक संदर्भों में है। कुछ पंक्तियां उद्धृत हैं। डर लगता यहाँ सांस लेना, हर दिशा रहे साफ, कोविड भगा, चंद्रयान उड़ा, जगा नया विश्वास। उक्त कुररी एक कविता में ग्रामीण परिवेश में परिवर्तन, पेड़ों का कटना कवि को बहुत व्यथित करता है। वर्तमान में अनाजों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने या व्यावसायिक उद्देश्य से जहरीली दवाएं मिलाने पर कवि चिंता जाहिर करता है। वैश्विक सामाजिक समरसता के लिए अंत में मिलजुल कर नया समाधान ढूंढने पर कवि जोर देता है। युद्ध जनित विनाश से सावधान भी किया गया है। देखिए कुर्ररी 2 में, जीते को भी युद्ध मारता है गवाह इतिहास, झुंड को नई राह दिखाता सदियों का प्रतिभास। कुररी 3 में महानदी के चौड़े पाट पर पहले जैसे विदेशी पक्षियों का न आना कवि को खलता है। गांव का बदलता रूप देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। कवि महानदी किनारे हर बार जन्म लेने की आकांक्षा रखता है। अंत में युग परिवर्तन को स्वीकार करते हुए 21वीं सदी की करुण दशा, करुण भावों को व्यक्त किया गया है। कवि के शब्दों में, नए पुराने बराबर चले, बदलता रहा दौर, 21वीं सदी में लदते करु कविता के बौर। अतः महानदी संग्रह की उक्त केंद्रीय कविता त्रयी कुररी 1, 2, 3 वस्तुतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में छायावाद युग के कारुणिक भावों, स्वातंत्र्योत्तर विषमताओं, समकालीन दौर के निचोड़ और भावी संभावनाओं के नए परिदृश्य की प्रतीति कराती हैं। करुकाल डॉक्टर मीनकेतन प्रधान का दूसरा काव्य संग्रह है, जिसका कथ्य महानदी संग्रह से कुछ भिन्न है।
भाषा महानदी संग्रह की ही तरह सरल, सहज और प्रभावोत्पादक अवश्य है, जिसे अपने भावों को व्यक्त करने में कवि को बड़ी कामयाबी मिली है। समकालीन हिंदी कविता से आगे 21वीं सदी के वर्तमान दौर में, विशेषकर कोरोनाकालीन परिदृश्य में लिखा गया ये संग्रह जीवन के विविध रूपों, सामाजिक विकृतियों को अभिव्यक्त करता है। देखिए करुकाल 1 से ये उदाहरण। करुकाल में आगे बढ़ रही 21वीं सदी, रोज रोज छीना झपटी, पैंतरेबाजी, दल बल तख्ता पलट, उठा पटक, मार काट, लड़ाई भिड़ाई, बम बारूद, दुनिया भर और भी बहुत कुछ हो रहा। नया, ज्यादा नया, पुराना, ज्यादा पुराना। कवि सामाजिक आर्थिक समानता का हिमायती है। वह प्रत्येक स्तर पर सबको बराबर देखना चाहता है। यह दृष्टिकोण उसका अपना है, किसी वाद अथवा विचारधारा से इसे जोड़कर भी देखा जा सकता है। वह इंसानियत के प्रति भी चिंतित नजर आता है। लोभ, लालच और दुराचरण की प्रवृत्तियों पर वह सीधी बात करता है। समाज को उच्चतम मानवीय मूल्यों और चरित्रों से सुंदर देखना उसकी चाहत है। कवि को रोज रोज के हादसे और दुख दर्द खटकते हैं। वह कारुणिक दृश्यों से व्यथित हो उठता है। हर संवेदनशील रचनाकार की यही पहचान होती है। सामाजिक सोच का उन्नयन इन कविताओं का विशेष प्रतिपाद्य है। देखिए करुकाल 1 कविता से ही ये पंक्तियां। रोज रोज के हादसों की परतें आखिर कौन उधाड़ेगा, जनगण का मन कब तक दुखता रहेगा। इसी तरह से करुकाल 2 कविता में अधिकार संपन्न जिम्मेदार लोगों के दोहरे चरित्र पर कवि सीधे आक्षेप करता है। टोपी और गमछा शब्दों के प्रतीकात्मक प्रयोगों की पंक्तियां सुनने लायक हैं। इस जमाने में कथनी करनी के बदल गए मायने। वो ऊपर बैठे कहते ये, नीचे बैठे करते ऐसे। कहते करते मौसम बदल जाता, कथनी की टोपी उड़ती, करनी का गमछा। वे अपने मन से कहे जाते, ये अपने मन से किए जाते, करते दोनों मनमानी। उक्त कविता में कहने करने की क्रिया को संज्ञा सूचक बना देना कवि के भाषा कौशल का कमाल है। इसके परिणाम स्वरूप ठगी जाती हुई जनता की निरीहता को सशक्त रूप से इन शब्द में व्यक्त किया गया है। सफ़र करती जनता, जिसके लिए कथनी करनी में भेद नहीं होता, सुनी हुई बातों पर 16 आना भरोसा। इस कविता में 16 आना स्थानीय प्रचलित शब्दावली का प्रयोग कर कवि ने रचना और वर्णित तथ्यों को विश्वसनीय बना दिया है। आज नई पीढ़ी के लिए आना, इकन्नी, दुअन्नी जैसे शब्द अपरिचित लग सकते हैं। इससे कवि की लोक चेतना और उससे जुड़े सामाजिक जीवन की सच्चाइयां उजागर होती हैं। कवि मीनकेतन प्रधान की दृष्टि में सबको काम और बराबरी का हक मिलना चाहिए। सामाजिक आर्थिक समानता के लिए वह अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। अभाव, गरीबी और शोषण चक्र में पिस रहे लोगों के प्रति एक संवेदनशील कवि के इस चिंतन से ध्यान जाता है। करुकाल 2 में ही आगे की पंक्तियां। उनकी नहीं होती पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं कोई बपौती, खासकर आज के करुकाल में सब कुछ छूछा छूछा। इसी तरह और भी विभिन्न विषयों पर करुकाल शीर्षक की 31 रचनाओं में यथार्थपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। करुकाल 6 में समाज के शोषक वर्ग को बिल्कुल नए प्रतीकों में इन पंक्तियों में उजागर किया गया है। खास बात यह कि यहाँ करुकाल काल बोधक थे, व्यक्तिवाचक बन गया है, जो तात्कालिक केवल महामारी का द्योतक नहीं बल्कि वर्तमान सामाजिक प्रवृत्तियों, विषमताओं और विद्रूपताओं का सूचक भी है। इस लिहाज से संग्रह का शीर्षक सार्थक है। देखिए, त्योहारों में दिए जलते बुझते फिर फेंके जाते उसी कबाड़ में अकड़कर बैठा करुकाल, जहां आदमीनुमा चेहरे झांकते तांकते रहते पूनम से अमावस तक। यह संग्रह सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें गांव शहर सभी आ जाते हैं। करुकाल 13 में कवि कहता है, कोरोना महामारी तो खत्म हो गई, पर कवि को लगता है काल बनकर वह काल आया था, जो बाहर से दिखाई नहीं देता पर भीतर से आदमी को आदमी से तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसका फैलाव वह चारों तरफ देखता है, समाज के सामान्य जीवन से लेकर युद्ध के मैदान तक। उदाहरण के लिए, आया वह काल काल बनकर, चला तो गया बाहर से मगर भीतर जो बस गया, दिखता नहीं बहुत गहरे, दिलो दिमाग में घूमता फिरता, आदमी को आदमी से तोड़ता, धर्म अर्थ काम मोक्ष दरकिनार, अलग अलग दंगल कुनबों से युद्ध के मैदान तक असर दिखाता। इसी तरह से करुकाल की अन्य रचनाएं भी प्रभावी हैं। इस संग्रह में पिता के लिए शीर्षक से 19 कविताएं हैं, जो बेहद संवेदनशील हैं। पिता की बीमारी से कवि व्यथित हो जाता है, जो किसी भी पुत्र के लिए भावुक कर देने वाला है। देखिए, पिता के लिए 4 शीर्षक कविता का ये उदाहरण। आज उस पुराणिक की वाणी बिल्कुल बंद, सिर्फ
खूं खां की निकलती आवाज चीर फाड़ देती मेरे भीतर के हाहाकार को। कवि का ये दुख हर व्यथित पुत्र का दुख बन जाता है। ये कविता की सफलता है। पिता के रहते तक माँ का अभाव उन्हें उतना नहीं खलता जितना पिता के न होने पर खलता है। कवि के शब्दों में पिता के लिए 9 शीर्षक कविता में देखिए, पिता का होना बहुत कुछ होता, घर परिवार नाते रिश्तों की कड़ियां सारी जुड़ी रहती। पिता में माँ के अभाव का भाव भी होता, जो दिखता नहीं, बहते रहता किसी रचना की तरह भीतर ही भीतर। इस संग्रह के अंत में महानदी के पुल से शीर्षक कविता में कवि को उनकी पुरानी यादें झकझोर देती हैं। यह पुल जो बहुत बाद में बना है, कवि जिस नदी को नाव से पार करता था, अब वहां बने पुल के ऊपर से वह अपने गांव को देखता है और अपने विगत दिनों को याद करता है। कवि लिखता है, उधर किनारे दूर से लग रहा था, वहीं कहीं है मेरे गांव के मुहाने घाट, जहां रोज देखा करता था ऐसे ही डूबते सूरज को वर्षों पहले। यह कविता मुझे फिर याद दिलाती है उस घटना की जिसका जिक्र प्रारंभ में मैंने किया है, रात को नदी की धारा को तैरकर पार करने वाली घटना। आदमी जहां रहता है उसके परिवेश से उसे सहज प्रेम हो जाता है। आसपास की हर चीज उसे अपनी सी लगती है। महाकवि भास ने अपने स्वप्नवास दत्तम नाटक में ठीक ही कहा है, दुःखम त्यक्त्वा बद्धमूलः अनुलागः। ज्ञात हुआ है कि उनके अन्य काव्य संग्रहों का भी प्रकाशन हो चुका है। संभवतः विमोचन आदि किन्हीं औपचारिकताओं के कारण पाठकों तक अभी नहीं पहुंच सके हैं। अंत में कवि को इन दोनों संग्रहों तथा भावी संग्रहों के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के 2 अहम काव्य संग्रहों की, महानदी और करुणकाल। और इन्हें समझने के लिए हमारे पास निर्भय गुप्ता जी की लिखी एक समीक्षा है। ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, बल्कि कह सकते हैं कि ये मानवीय भावनाओं और समाज का एक अक्स हैं। तो हम इस समीक्षा के नजरिए से ही इन्हें देखेंगे। हमारा स्रोत यानी ये समीक्षा हमें कवि डॉक्टर मीनकेतन प्रधान और उनके काम को समझने का एक अनूठा मौका देती है। और दिलचस्प बात यह है कि समीक्षक निर्भय गुप्ता जी वो खुद भी साहित्य जगत से जुड़े हैं, संस्कृत में एमए हैं, कई सम्मान भी मिले हैं उन्हें। और कवि डॉक्टर प्रधान वो रायगढ़ के किरोड़ीमल कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, विभाग अध्यक्ष भी, और आजकल विश्व हिंदी अधिष्ठान के संस्थापक संयोजक हैं। तो एक साहित्यकार दूसरे के काम को कैसे देख रहा है, ये जानना भी काफी रोचक होगा। तो चलिए इस समीक्षा की मदद से इन संग्रहों के मर्म को, इनके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इनमें ऐसा क्या खास है जो आज भी हमारे लिए मायने रखता है। कौन सी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। शुरुआत करते हैं पहले संग्रह से, महानदी। समीक्षक ये बताते हैं कि कवि का महानदी से रिश्ता सिर्फ एक नदी और इंसान का नहीं है, ये तो उनके वजूद का हिस्सा है, जैसे जीवन का दूसरा नाम हो। और इस गहरे जुड़ाव को समझाने के लिए समीक्षक एक बहुत ही यादगार वाकया सुनाते हैं। पुराना है, करीब आधी सदी पहले का, पर संग्रह को समझने के लिए जरूरी लगता है। ये बात है सन 1974 की, 1974 की गर्मियां। समीक्षक निर्भय गुप्ता तब खुद नौजवान थे और कवि मीनकेतन प्रधान सिर्फ 16-17 साल के। दोनों कवि के गांव लिपटी जा रहे थे, और वो भी पैदल। सफर भी कोई छोटा नहीं, करीब 20-25 किलोमीटर, वो भी पगडंडियों से, खेतों की मेड़ों से। सोचिए जरा। चलते चलते रात के करीब 10 बज गए। तब वो पहुंचे महानदी के किनारे, और नदी का पाठ मतलब चौड़ाई उस जगह कोई 3-4 किलोमीटर थी। चारों तरफ बस रेत ही रेत, और ऊपर चांदनी रात। नजारा तो खूबसूरत रहा होगा, पर चुनौती बड़ी थी। हाँ, क्योंकि इतनी रात गए नदी पार कराने वाला कोई मल्लाह, कोई नाविक नहीं था। वो किसी तरह पैदल चलते हुए दूसरी तरफ की जो मुख्य धारा थी वहां तक पहुंचे, तो देखा कि पानी कमर से भी ऊपर है, गहरा है और बहाव बहुत तेज। समीक्षक लिखते हैं कि उन्हें डर लगा, भाई लगना भी था, पर उन्होंने ध्यान दिया कि किशोर मीनकेतन के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी, जरा भी नहीं। जैसे वो नदी की उफनती धाराएं वो उनकी जानी पहचानी हों, दोस्त हों। फिर दोनों ने हाथ में अपने कपड़े ऊपर उठाए और दूसरे हाथ से तैरते हुए, कभी बहते कभी जूझते, आखिरकार किसी तरह अमरूद के बाग वाले किनारे पर पहुंचे। समीक्षक ये भी बताते हैं कि कवि ने ही उन्हें खींचकर बाहर निकाला था। समीक्षक ऐसे एक खतरनाक मतलब दुस्साहसिक अनुभव बताते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि उसी दिन उन्होंने पहचान लिया था किशोर मीनकेतन के फौलादी इरादों को, उनके हौसले को। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद यही अनुभव, प्रकृति से वो आमना सामना, अनजाने में ही महानदी संग्रह का बीज बन गया होगा। एक तरह का क्या कहते हैं, पूर्वाभ्यास, जहां कवि के मन में नदी और जीवन को लेकर कविताएं शायद अंकुरित हुई होंगी। ये वाकया तो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है, और ये संग्रह को समझने के लिए एक बहुत जरूरी संदर्भ देता है।
समीक्षक का ये अनुभव साफ करता है कि कवि का महानदी से रिश्ता सिर्फ किताबी या भावनात्मक नहीं है। ये जिया हुआ सच है, भोगा हुआ यथार्थ है। वो नदी उनके लिए सिर्फ पानी का बहाव नहीं रही, वो तो एक पाठशाला जैसी रही है। इसीलिए जैसा समीक्षक भी इशारा करते हैं, इस संग्रह में महानदी सिर्फ छत्तीसगढ़ की एक नदी नहीं रह जाती, वो एक प्रतीक बन जाती है जीवन के लगातार बहते रहने का, सभ्यता और संस्कृति की यात्रा का, और शायद उन संघर्षों का भी जिनसे गुजरकर ही किनारा मिलता है। हाँ, और समीक्षक इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कवि की साहित्यिक चेतना पर उनके आसपास के माहौल का गहरा असर रहा है। जैसे पद्मश्री मुकुटधर पांडे, उनका गांव बालपुर नदी के दूसरे किनारे पर ही था, और वो हिंदी में छायावाद मतलब कविता की वो धारा जो प्रकृति और निजी अनुभव पर जोर देती है, उसके शुरुआती कवियों में से थे। उनका प्रभाव कवि पर रहा होगा, खासकर जब 11वीं में उनकी कविता पढ़ी। फिर बाद में 1984 में प्रयागराज में महादेवी वर्मा जी से मुलाकात हुई। उन्होंने भी कवि की संवेदना को गहरा छुआ होगा। इसका जिक्र तो खुद कवि ने भी संग्रह की भूमिका अपनी बात में किया है। तो ये सारी बातें मिलकर वो जमीन तैयार करती हैं जिस पर महानदी की कविताएं खड़ी हैं। और संग्रह की पहली ही कविता का नाम भी महानदी है। समीक्षक इसकी शुरुआती पंक्तियां बताते हुए कवि के इस गहरे रिश्ते को दिखाते हैं। महानदी, तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। तुम्हारी इन जलधाराओं में जाने कितने रंग रूप हैं जिंदगी के। लगातार बह रही तुम नदी हो महानदी। कितनी सीधी सरल भाषा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो नदी से ही बात कर रहे हो। बिल्कुल, भाषा की यही सादगी और प्रवाह इस संग्रह की खासियत है, जैसा समीक्षक भी मानते हैं। कविताएं पढ़ने वाले को सीधे कवि के अनुभव से जोड़ती हैं, और ये कविताएं सिर्फ नदी के शांत जीवन देने वाले रूप की बात नहीं करती। समीक्षक बताते हैं कि कवि ने नदी के रौद्र रूप यानी बाढ़ की तबाही, उसका भी चित्रण किया है, जो दिखाता है कि प्रकृति जीवन देती भी है और लेती भी है। समीक्षक के हिसाब से कवि शायद यही कहना चाहते हैं कि जैसे नदी कभी रुकती नहीं, वैसे ही जीवन भी ठहराव नहीं है। ये तो लगातार चलने वाले संघर्ष का नाम है, और कवि नदी में समुद्र की झलक और जीवन के छिपे हुए रहस्य भी देखते हैं। इस संग्रह में कुल 77 यानी 77 कविताएं हैं, और महानदी शीर्षक वाली कविता के ठीक बाद माँ शीर्षक से 5 कविताएं हैं। समीक्षक इन कविताओं को बहुत ही मार्मिक बताते हैं। माँ का प्यार, उनका दुलार और खासकर उनके आखिरी पल बहुत संवेदनशील चित्रण है। कवि अपनी गैर मौजूदगी में माँ के आखिरी सांसों के बारे में सोचते हुए जो लिखते हैं वो दिल को छू जाता है सच में। समीक्षक उन पंक्तियों को खास तौर पर बताते हैं, जब वह ली होगी आखिरी सांस, खोजी तो होगी हमको, नहीं थे कोई उसके पास। कैसा लगा होगा उसे वो पुकार जो सुनी नहीं गई, गूंजती है अक्सर मेरे कानों में। ये जो अपराध बोध है, ये कसक बहुत सच्ची लगती है। हाँ, ये पंक्तियां तो पाठक को अंदर तक महसूस होती हैं, लेकिन जैसा समीक्षक भी साफ करते हैं, ये संग्रह सिर्फ निजी भावनाओं या प्रकृति तक ही नहीं रुका है। इसकी एक बड़ी ताकत ये भी है कि ये समाज और राजनीति की सच्चाइयों पर बेबाकी से बोलता है। पता नाम की एक छोटी सी कविता है जिसे समीक्षक ने बताया है, वो आज की राजनीतिक संस्कृति पर एक तीखा कटाक्ष है। ये उसे चोर कहता, वो इसे, पता दोनों को है एक दूसरे के बारे में, सिवाय जनता के। देखिए कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बात कह दी। ये दिखाता है कि कवि अपने आसपास के समाज को कितनी बारीकी से देख रहे हैं। हाँ, और भी कविताएं हैं जिनका जिक्र है समीक्षा में, जैसे पड़ला विकास, दुनिया। ये कविताएं विकास के दावों पर, सामाजिक व्यवस्था और न्याय पर सवाल उठाती सी लगती है। फिर एक मजेदार हिस्सा है जुगाड़ शीर्षक से लिखी 11 कविताएं। जुगाड़ शब्द तो हम सब जानते हैं, पर कवि ने इसे आज की व्यवस्था का, हमारे व्यवहार का प्रतीक बना दिया है। समीक्षक बताते हैं कि ये कविताएं अलग अलग स्तर पर इस जुगाड़ वाली सोच पर चोट करती हैं और कहीं न कहीं एक नैतिक, जिम्मेदार समाज की जरूरत बताती हैं। एक उदाहरण देखिए। होता कभी जब बवंडर जवाबदेही किसी की नहीं, ठीकरा फोड़ते किसी और पर, छलबल जिसका होता जुगाड़ सारा हो जाता। ये पंक्तियां तो आज के माहौल में एकदम फिट बैठती है। निश्चित रूप से। और संग्रह के आखिर में समीक्षक कुर्री शीर्षक से 3 कविताओं का जिक्र करते हैं। ये कविताएं पारंपरिक सरसी छंद में है। सरसी छंद मतलब एक खास तरह का मात्रिक छंद होता है जिसमें अपनी लय होती है, गेयता होती है। और ये कविताएं पद्मश्री मुकुटधर पांडे की उसी नाम की मशहूर कविता की याद दिलाती हैं, जो छायावाद का एक अहम पड़ाव मानी जाती है।
लेकिन डॉक्टर प्रधान की इन कुर्री कविताओं का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत समकालीन है। समीक्षक के मुताबिक इनमें कोविड के भयानक दौर से लेकर चंद्रयान की उड़ान तक का जिक्र है। बदलते गांव, कटते पेड़, खेती में जहरीले रसायनों का इस्तेमाल, युद्धों से होने वाली तबाही और 21वीं सदी की दुखद स्थितियां, ये सब इन कविताओं में आया है। और इन सब के बीच भी कवि फिर से महानबी के किनारे ही जन्म लेने की इच्छा जताता है। ये दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। हाँ, ये कुर्री कविता है, खासकर उनमें 21वीं सदी की जिन मुश्किलों और चिंताओं का जिक्र है, वो हमें सीधे डॉक्टर प्रधान के दूसरे संग्रह करुण काल तक ले जाती हैं। समीक्षक निर्भय गुप्ता भी यही कहते हैं कि करुण काल का विषय महानदी से कुछ अलग है, पर भाषा की वही सरलता और असर वो यहाँ भी है। तो ये करुण काल क्या है? समीक्षक साफ करते हैं कि करुण काल का फोकस खास तौर पर कोरोना महामारी के दौर और उसके बाद के समय पर है, मतलब हमारी 21वीं सदी पर। जी। लेकिन ये शीर्षक सिर्फ महामारी के लिए नहीं है, ये उस पूरे माहौल का प्रतीक है जिसमें हम जी रहे हैं, जी। जहां सामाजिक रिश्ते बदल रहे हैं, ऊंच नीच बढ़ रही है और कई तरह की विद्रूपताएं, मतलब भद्दी सच्चाइयां हमारे सामने आ रही हैं। संग्रह की पहली कविता करुकाल 1 इस माहौल को बताती है। जैसा समीक्षक लिखते हैं, करुकाल में आगे बढ़ रही 21वीं सदी रोज रोज छीना झपटी, पैंतरेबाजी, बम बारूद दुनिया भर, हो रहा नया ज्यादा नया, पुराना ज्यादा पुराना। जी। ये पंक्तियां पढ़कर एक बेचैनी सी होती है ना, दिखाती हैं कि तरक्की के साथ साथ हम कैसी दुनिया बना रहे हैं। हाँ। और समीक्षक का मानना है कि कवि मूल रूप से सामाजिक और आर्थिक बराबरी के हिमायती हैं। वो चाहते हैं कि समाज में सब बराबर हों। आम आदमी की रोज की तकलीफें, हादसे, दुख, दर्द, ये सब उन्हें परेशान करते हैं। वो सवाल भी उठाते हैं, जनगण का मन कब तक दुखता रहेगा। करुकाल 2 कविता में समीक्षक के अनुसार कवि ने सत्ताधारी लोगों के दोहरे रवैये पर, उनकी कथनी और करनी के फर्क पर, टोपी और गमछा जैसे प्रतीकों से सीधा निशाना साधा है। ये प्रतीक शायद नेताओं या अधिकारियों की पहचान से जुड़े हैं। इसी कविता में आम जनता की लाचारी और भोलेपन का भी जिक्र है। सुनी हुई बातों पर 16 आना भरोसा। यहाँ 16 आना जैसे ठेठ देसी शब्द का इस्तेमाल कवि की लोक से जुड़ी चेतना को दिखाता है, जैसा समीक्षक भी मानते हैं। कवि उन लोगों के लिए भी बहुत सोचते हैं जो अभाव में हैं, गरीबी और शोषण झेल रहे हैं। करुकाल 2 में ही वो आगे कहते हैं कि ऐसे लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं कोई बपौती, मतलब कोई विरासत या जमा पूंजी नहीं होती। और आज के करुकाल में तो सब कुछ छूछा छूछा सा लगता है। ये छूछा छूछा शब्द, जिसका मतलब है एकदम खाली, सूना, बहुत ताकत से उस कमी को दिखाता है। समीक्षक एक और बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर का जिक्र करते हैं करुकाल 6 कविता से, जहां शोषक वर्ग को दिवाली के बाद फेंके गए दियों के ढेर के बीच बैठे आदमीनुमा चेहरों के रूप में दिखाया गया है, और उनके बीच करुकाल यानी वो बुरा वक्त अकड़ कर बैठा है। ये तस्वीर बहुत कुछ कह जाती है। हाँ, ये बहुत ही प्रभावी चित्रण है। और करुकाल 13 में कवि एक बहुत गहरी और शायद चिंताजनक बात कहते हैं, जिसे समीक्षक ने भी उभारा है। कवि का मानना है कि कोरोना की बीमारी भले ही ऊपर से चली गई हो, पर वो एक काल की तरह आई थी जो हमारे समाज के, हमारे मन के अंदर गहरे बैठ गई है। और ये काल अब इंसान को इंसान से दूर कर रहा है, रिश्तों को तोड़ रहा है। इसका असर हमें हर जगह दिख रहा है, परिवारों में बिखराव से लेकर देशों के बीच तनाव और युद्धों तक। तो ये सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं था, ये एक सामाजिक और मानसिक संकट भी बन गया है, जिसका असर शायद लंबे समय तक रहेगा। ये तो बहुत बहुत गंभीर बात है। और इसी करुण काल संग्रह में एक और हिस्सा है जो बहुत निजी है, बहुत मार्मिक है। पिता के लिए शीर्षक से 19 कविताएं। समीक्षक बताते हैं कि ये कविताएं पिता के लिए बेटे के गहरे प्यार और उनकी बीमारी के वक्त की तकलीफ को दिखाती हैं। पिता की बीमारी में जब उनकी आवाज चली जाती है, उस हालत का वर्णन पिता के लिए 4 में कवि ने जिस तरह किया है, वो दिल चीर देता है। समीक्षक इन पंक्तियों को उद्धृत करते हैं। आज उस पौराणिक की वाणी बिल्कुल बंद, सिर्फ खूं खां की निकलती आवाज चीर फाड़ देती मेरे भीतर के हाहाकार को। पिता जो शायद परिवार के लिए एक ताकतवर आवाज रहे होंगे, उनकी ये बेबसी देखना कितना मुश्किल रहा होगा।
और पिता के होने का क्या मतलब है, परिवार में उनकी क्या जड़ा होती है, इसे पिता के लिए 9 में कवि बहुत खूबसूरती से बताते हैं। पिता का होना बहुत कुछ होता, माँ के अभाव का भाव भी होता, जो दिखता नहीं, बहते रहता, भीतर ही भीतर। ये पंक्तियां बताती हैं कि पिता का साया, उनकी मौजूदगी कितनी खामोशी से परिवार को संभालती है, खासकर माँ के ना रहने पर। समीक्षक इन कविताओं की भावनात्मक गहराई की बहुत तारीफ करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस संग्रह के आखिर में फिर से महानदी लौट आती है। महानदी के पुल से नाम की कविता है। उसमें कवि नए बने पुल पर खड़े होकर अपने गांव को देखते हैं और उन्हें वो दिन याद आते हैं जब नदी पर पुल नहीं था और वो उसे नाव से पार करते थे। ये कविता फिर से हमें उस शुरुआती अनुभव की याद दिलाती है जिसका जिक्र समीक्षक ने किया था, वो रात में नदी पार करने वाला अनुभव। ये दिखाता है कि कवि का अपनी जड़ों से, अपने गांव से, अपनी नदी से रिश्ता कितना गहरा है, कितना अटूट है। पुल बन गया, जमाना बदल गया, पर वो यादें, वो जुड़ाव, वो वैसे का वैसा है। नदी, पुल, गांव, ये सब कवि के लिए सिर्फ जगह नहीं है, ये उनकी पहचान का, उनकी यादों का हिस्सा है। सही कहा। और इसी जुड़ाव को बताते हुए समीक्षक अपनी समीक्षा के अंत में संस्कृत के महान नाटककार भास के नाटक स्वप्नवासव दत्तम का एक श्लोक देते हैं, दुखम त्यक्त्वा बद्धमूलानुरागः, जिसका मोटा मोटा मतलब है कि जिस जगह से लगाव की जड़ें गहरी जुड़ जाती हैं, उसे दुख या तकलीफ में भी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। समीक्षक के अनुसार ये बात कवि डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के अपनी धरती, अपनी महानदी के प्रति गहरे लगाव पर एकदम सही बैठती है, और वे कवि को इन दोनों महत्वपूर्ण संग्रहों के लिए और भविष्य के लेखन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो इस पूरी बातचीत और समीक्षा के विश्लेषण से जो बात सबसे ज्यादा उभरकर सामने आई वो ये है कि डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की कविताएं जमीन से जुड़ी हुई हैं। एकदम। उनकी जड़ें कवि के निजी अनुभवों में हैं, खासकर महानदी के साथ उनके उस गहरे जिए हुए रिश्ते में। और भाषा इतनी सरल, इतनी सीधी कि सीधे दिल तक पहुंचती है। चाहे वो माँ या पिता पर लिखी बेहद निजी कविताएं हों, या फिर पता, जुगाड़ जैसी सामाजिक राजनीतिक बातें हों, या फिर करुण काल में आज के दौर की चिंताएं, कवि हर जगह एक गहरी संवेदना और साफ नजरिए से अपनी बात रखते हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये संग्रह वाकई आज के समय का एक आईना है, एक दस्तावेज है। इनमें कवि की अपनी यादें, अपने दुख सुख और समाज की बड़ी चिंताएं, वो सब एक साथ गुंथी हुई मिलती हैं। खासकर 21वीं सदी का ये मुश्किल दौर, जिसे कवि करुण काल कहते हैं, और कुर्री कविताओं में जो आज के मुद्दे उठाए गए हैं, वो इन्हें आज पढ़ने वालों के लिए बहुत प्रासंगिक बनाते हैं। और समीक्षक का वो शुरुआती निजी अनुभव, वो हमें बार बार याद दिलाता है कि कैसे भोगा हुआ यथार्थ जब कला में ढलता है तो उसे एक अलग ही सच्चाई और ताकत मिलती है। हाँ, और समीक्षक ने भास के नाटक का जो श्लोक दिया था कि जहां लगाव की जड़ें गहरी हों, उसे छोड़ना मुश्किल है, वो कवि के अपनी जगह से लगाव को तो बताता ही है, पर मुझे लगता है ये हम सब के लिए एक सवाल भी छोड़ जाता है। हम सबका अपनी जड़ों से, अपने मूल स्थान से, अपने माहौल से कैसा रिश्ता है? क्या वो रिश्ता मजबूत है या हम उससे कटते जा रहे हैं? और ये जुड़ाव या ये अलगाव हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, ये जो करुण काल है, ये जो बदलाव हैं, ये जो चुनौतियां हैं, उन्हें देखने, समझने और उन पर प्रतिक्रिया करने के हमारे तरीके को कैसे प्रभावित करता है? शायद इस पर सोचने से हमें अपने समय को और शायद खुद को भी बेहतर समझने में मदद मिले।